तो हमारा सबसे पहला काम क्या मालूम है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन में क्या क्या जर्नल एंट्री आ सकती है हमको वो डिस्कस करना पड़ेगा। समझा गया? तो अच्छा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले, जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हमने एक चीज डिस्कस की थी। यहाँ पे बेसिकली बिल ड्रॉ कौन करता है? ड्रॉवर, यानी कि जो सेलर होता है वही अपने केस में फिलहाल ड्रॉवर है, बराबर ना। और बिल एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉवी। तो हमको है ना दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कैसे पास कर देना है पता होना चाहिए। तो आज हम लोग पहले क्या डिस्कस करेंगे? ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ना हम एग्जाम्पल अपना कंटिन्यू करेंगे। कौन सा वाला? वो जो मैंने अरमान वाला एग्जाम्पल दिया था ना, रामू वाला, याद है? तो कहानी की शुरुआत जैसे हुई थी वही सेम स्टोरी पकड़ के मैं तुमको सारा एंट्री समझाने वाला। तो आप स्टेप बाय स्टेप खाली ध्यान देना। तो एक मिनट, अभी फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा है? जर्नल ऑफ, वो केस 1 2 3 4 क्या है वो टेंशन मत लेना, वो जब मैं बताऊंगा तुमको समझ में आएगा, उसका टेंशन मत। जर्नल ऑफ ड्रॉवर मतलब तुमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का? अरमान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से? आई एम द ड्रॉवर, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैं ड्रॉवर है, वो ड्रॉवी है, बिकॉज मैं सेलर है और वो कौन है? बायर। पहले ये चीज समझाना, ठीक है? तो अब जो भी एंट्री आप सोचोगे वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। तो मुझे बताओ इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी? जब इसने समवन स्पेशल के लिए मेरे से कपड़ा खरीदा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसने खरीदा तो मैंने क्या किया? सेल किया। तो कहना इसे मेरे बुक में जो सबसे पहला एंट्री आएगा दैट इज फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। भाई मैंने इसको जो गुड्स बेचा, कैश में बेचा, उधार में बेचा, तो पहला अपने को वो एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब देखो इसके लिए बेसिक चीजें तुमको पता होना चाहिए, जैसे कि नंबर 1, अगर मैं इसको गुड्स उधार में दे रहा हूं तो राइट नाउ अरमान इज गिवर के अरमान इज रिसीवर? मैंने उसको गुड्स दिया, अभी तक उसने मेरे को कुछ पैसा वैसा नहीं दिया है, अभी वो सिर्फ गुड्स ले रहा है मेरे से, तो राइट नाउ ही इज रिसीवर के गिवर। तो आप ये याद रखना, जब भी कोई पर्सन रिसीवर होता है आप उसको डेबिट कर दोगे। क्या कर दोगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर से बोलना, डेबिट द, क्रेडिट द। अभी फिलहाल मैं इसको गुड्स दे रहा हूं, तो राइट नाउ ही इज रिसीवर, तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, इसको अरमान नहीं बोलने का आज के बाद। ये फिलहाल कौन है? ड्रॉवी है। ये कौन है? ड्रॉवी। तो मैं यहाँ पे ड्रॉवर ड्रॉवी करके वर्ड यूज करने वाला हूँ। तो आज के बाद ये कौन है? ये अरमान है ही नहीं। आज के बाद कौन है? ड्रॉवी। मैं कौन है? ड्रॉवर। समझ ला ना? तो सबसे पहला मेरे को बताओ, मैंने इसको गुड्स बेचा तो ही इज रिसीवर, तो मैं इसका अकाउंट क्या कर दूंगा? ड्रॉवी अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। पहले ये समझा गया? जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो भैया ये याद रखना, हम गुड्स अकाउंट नहीं लिख सकते। गुड्स बेचेंगे ना, सेल अकाउंट लिखने का। क्या लिखने का? और सेल को क्रेडिट करने का। सेल को क्या करने का? क्यों क्रेडिट करने का? बिकॉज सेल हमारे लिए इनकम है। सेल हमारे लिए क्या है? इनकम। देखो रूल क्या है मालूम है? जब भी कोई खर्चा होता है ना, एक्सपेंस होता है, उसको डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट। फिर से बोलना, एक्सपेंस दिखा तो, इनकम दिखा तो। लेकिन पर्सन में रूल अलग है। पर्सन में रूल क्या होता है? अगर पर्सन रिसीवर है तो डेबिट और पर्सन गिवर है तो क्रेडिट। कौन सा टाइप का अकाउंट है उस पर डिपेंड करता है कौन सा रूल लगेगा। अभी कैसा तुम लोग, थोड़ा सा तुम लोग को इनिशियली प्रॉब्लम आएगा। ये लोग है तो इनको थोड़ा बैठे हुए तो इनको फटफट वो चीज समझ में आ जाएगी। तुमको थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा पेन लेना है, बाकी समझ में आ जाएगा। तो और हाँ, और एक चीज, एंट्री लिखने का तरीका क्या होता है? जो अकाउंट डेबिट हो रहा है ना उसके आगे आप डेबिट मेंशन करोगे, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना उसके आगे क्रेडिट मेंशन करने का जरूरत नहीं है, खाली उसके पीछे टू लगा देने का। जैसे यहाँ पे लगा है ना, टू सेल अकाउंट। तो देखने वाले को समझ में आ जाता है कि जो अकाउंट ऊपर दिख रहा है जिसके बाजू में डेबिट है वो अकाउंट डेबिट हुआ, और जो अकाउंट नीचे टू के साथ में दिख रहा है वो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। समझ लगे नहीं समझ? तो मुझे बताओ ये फर्स्ट एंट्री पहले क्लियर है? ठीक है? तो फिर से बोल रहा हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई। एज अ ड्रॉवर मैंने इसको गुड्स बेचा तो वो रिसीवर है। वो कौन है? रिसीवर। और अपना बचपन का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो मैंने क्या किया? ड्रॉवी को डेबिट कर दिया, और मेरे पास से गुड्स गया तो मैं क्या करूंगा? सेल्स दिखाऊंगा, और सेल मेरे लिए इनकम है तो मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट। इज इट क्लियर? बट क्या हुआ देखो, गुड्स बेचने के बाद अगर तुमको पूरा स्टोरी याद होगा तो मैंने क्या बोला था? एज अ सेलर मुझे दो प्रॉब्लम आ सकता है। नंबर 1, मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए, और नंबर 2 उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जब मुझे फंड्स की जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास कैश किधर से आएगा? यही दो था ना, यही दो प्रॉब्लम था। अब ये दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि भाई हम क्या बनाएंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेंगे। तो मैंने क्या करा? एक डॉक्यूमेंट बनाया, उस पर मेरा साइन किया। मेरे को बताओ इसका कोई वैल्यू है क्या? क्यों? बिकॉज इट इज जस्ट अ ड्राफ्ट। मैंने बोला था अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड, इट इज नॉट अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। जब तक ये एक्सेप्ट नहीं होता तब तक ये क्या है? ड्राफ्ट है। तो इसकी एंट्री दिखाने का नहीं। लेकिन फिर क्या होगा मालूम है? मैं अरमान को दूंगा, अरमान इस पे अंगूठा लगाएगा और साइन करके, अरमान मतलब ड्रॉवी, ड्रॉवी क्या करेगा? उस पर साइन करेगा और साइन करके मेरे को वापस ये रिटर्न कर देगा। अब मेरे को बताओ इसकी वैल्यू है क्या? नहीं है। इस डॉक्यूमेंट की अब वैल्यू है। इस डॉक्यूमेंट को जब भी मैं मेरे बुक में रिकॉर्ड करूंगा ना, इसको बिल रिसीवेबल बोलने का।
क्या बोलने का इसको, क्योंकि इसके अगेंस्ट में मुझे पैसा आने वाला है। और ड्रॉवी जब अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा वो बिल्स पेबल बोलेगा, क्योंकि उसको पैसा देने का। इस समझ में आ रहा है? तो वन सेकेंड, ये डॉक्यूमेंट मेरे लिए क्या है, बिल रिसीवेबल, उसके लिए क्या है, बिल्स। बट फिलहाल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये बिल रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट है और इसके बहुत सारे बेनिफिट है। एक तरीके से मेरे लिए एसेट है। ये क्या है मेरे लिए, एसेट, ठीक है। इसके क्या बेनिफिट है वो तुमको आगे चल के पता चलने वाला है, अभी जब मैं केसेस पे आऊंगा। नाउ द क्वेश्चन इज, भाई साहब ने मेरे को एक बिल रिसीवेबल दिया, तो मेरे लिए ये बिल कम्स इन है कि गोज आउट है? भाई मेरे बिजनेस में ये चीज आई ना, तो मैं क्या करूंगा मालूम है, जब बिल एक्सेप्ट होगा ना तब मैं बिल रिसीवेबल को डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मेरे बिजनेस में बिल आवत रही। तो बिल रिसीवेबल को क्या कर देने का, डेबिट। अच्छा आप मेरे को बताओ, ये बिल मेरे को कौन साइन करके दे रहा है, हुज गिवर? ड्रॉवी दिया ना साइन करके, तो ड्रॉवी इज द गिवर, ड्रॉवी को क्रेडिट कर। ये बाकी सब छोड़ दो, हाँ हर सम में ये दो एंट्री हमेशा सेम रहेगा। जो स्टार्टिंग है ना इसी से होने वाली है। तो पहला मेरे को बताओ, ड्रॉवर के बुक में पहले किस चीज का एंट्री आएगा, क्रेडिट सेल का। पहले ट्रांजैक्शन याद रखो, एंट्री रट्टा मार के मतलब नहीं है। किस चीज का एंट्री आएगा, क्रेडिट सेल का। सेल की एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी टू सेल। सेल की एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी टू सेल। फिर उसके बाद मैं बिल बनाऊंगा, बिल बनाने का कोई वैल्यू है नहीं, बिल बना के मैं उसे एक्सेप्टेंस करवा के लूंगा, तो मेरे लिए बिल कम्स इन, मेरे लिए एक एसेट आ गया। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हु इज गिवर, गिवर मतलब गिवर, हाँ हु इज गिवर, ड्रॉवी। तो टू ड्रॉवी समझ लो कि नहीं समझ लो। अच्छा अब मुझे बताओ, ये डॉक्यूमेंट किसके पास है, आपके मतलब ड्रॉवर किसके पास है। अब ड्रॉवर के पास है ना बच्चा, चार ऑप्शंस होते हैं, जिसको मैंने चार केसेस बोला था ना, बेसिकली दीज आर चार ऑप्शंस। अब क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वन, इस बिल को हम रिटेन करके रख सकते हैं। मैं एक एक करके मतलब समझाऊंगा, पहले नाम सुन लो। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं इस बिल को डिस्काउंट कर सकता हूँ। तीसरा ऑप्शन क्या है, इस बिल को मैं एंडोर्स कर सकता हूँ। और चौथा ऑप्शन है कि इस बिल को मैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेज सकता हूँ बैंक के पास में, ठीक है। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब है, और सबकी एंट्रीज भी डिस्कस करते जाऊंगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, रिटेनिंग का बात करेंगे। रिटेनिंग का मतलब क्या होता है मालूम है, देखो इसने साइन करके मेरे को बिल दिया एक्सेप्ट करके, ये बिल का पैसा कब मिलने वाला है, फॉर एग्जाम्पल 3 महीने के बाद कब मिलने वाला है। अगर मैंने ये बिल 3 महीने तक अपने पास ही रखा, किसी को नहीं दिया, इसको बोलते हैं रिटेनिंग ऑफ। फिर से बोल रहा हूं, एक्सेप्टेंस हुआ, एक्सेप्टेंस के बाद बिल ड्रॉवर के पास आ गया। अगर ड्रॉवर इस बिल को ड्यू डेट तक अपने पास ही रखता है, किसी को नहीं देता है, उसको क्या बोलने का, रिटेनिंग ऑफ। पहला रिटेनिंग का मतलब समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तो मेरे को एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, जब उसने बिल साइन करके दिया, तब कहने से तुमने, जब तुम्हारे पास बिल आया तो तुमने एंट्री पास कर दिया, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी अकाउंट आया ना। अब तुम अपने पास रखने के लिए भी क्या अलग से एंट्री दिखाओगे, हाँ, कि मतलब जेब में डालोगे तो पॉकेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कपबोर्ड में डालो तो कपबोर्ड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, फाइल में डालो फाइल टू बिल रिसीवेबल, ऐसा होता है क्या। तो ये जो है ना बच्चा रिटेनिंग, ये एक्चुअल में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। ये तो ऐसा हो गया, बिल आया तुमने अपने पास संभाल के रखा है बस, तो इसके लिए कोई एंट्री पास करने का जरूरत, तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं आएगा। ये पॉइंट समझा गया। दूसरा ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार बोल रहा था, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम। अब वो कैसे सॉल्व होता है ये तुमको अब समझ में आएगा, ध्यान से सुनना भाई। देखो एक मिनट, ये चारों एक साथ नहीं होता है, चारों में से कोई एक होगा। अभी जैसे कि पहला ऑप्शन रिटेनिंग, बट सपोज इसने रिटेन नहीं करा, सॉरी मैंने रिटेन नहीं करा, इसने क्या करा, बिल साइन करके मेरे को दिया। अब ये बिल किसके पास है, ड्रॉवर के पास है। कुछ एक दो दिन ही निकले थे, सपोज ड्रॉवर को अर्जेंटली पैसों की जरूरत पड़ गई, मतलब मुझे अर्जेंटली पैसों की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, पॉइंट नंबर वन, जिससे पैसा लेने का तुम उसको पूछ सकते हो। तो मैंने अरमान को बोला, देख अरमान मेरे को ना बहुत अर्जेंट पैसे की जरूरत है, तू मेरे को 3 महीने के बाद पैसा देने वाला मेरे को पता है, बट तू अभी दे सकता है क्या। लेकिन अरमान एक नंबर का है, बोला नहीं नहीं अपना तो बात हुआ है ना, मैंने तो बिल भी साइन किया है ना, तो मैं तो 3 महीने के बाद ही दूंगा। मतलब पहला ऑप्शन तो ये था कि मैं उससे ले लूं, बट सपोज उसने ना बोल दिया। अब यहाँ पे आता है इस बिल का सबसे बड़ा एडवांटेज। क्या एडवांटेज है, सुनना ध्यान से। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या ये, सरल भाषा में बोलूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट छोड़ दो, सरल भाषा में इसका मतलब होता है कि इसका जो ओनरशिप है ना, ये ट्रांसफरेबल है। ओनरशिप क्या है, ट्रांसफरेबल, ठीक है। अभी फिलहाल ये बिल का ओनर कौन है, भाई इसने साइन करके मेरे को दिया, बिल मेरे पास है, आई एम दी ओनर। इस बिल के अगेंस्ट में मेरे को पैसा मिलने वाला है,
आया ना, आई एम द ओनर ऑफ दिस बिल। लेकिन मैंने क्या बोला, इट्स ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसका ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। सपोज ये मेरी बैंक है, बहन बहन कोऑपरेटिव बैंक। कौन सी बैंक है ये, बहन बहन कोऑपरेटिव बैंक। इस बैंक में मेरा अकाउंट है भाई जान, ठीक है। मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं मेरे बैंक के पास जाऊंगा और बैंक को बोलूंगा, बैंक बैंक देख मेरे पास एक डॉक्यूमेंट, एक बिल है, इसमें लिखा है कि मुझे इतने ये डेट पे पैसा आने वाला है, तो तू एक काम करना बेटा, तू ये बिल रख ले और बदले में मुझे पैसा दे दे। समझ में आ रहा है, तू ये बिल रख ले और बदले में क्या कर भाई, तू मुझे पैसा दे दे। समझा। अच्छा तुम बोलोगे सर बैंक ऐसा क्यों आपकी मदद करेगा, तो बच्चा बैंक कोई चैरिटी नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या खेला खेलेगा मालूम है, बैंक क्या बोलेगा, सपोज ये बिल अगर 10,000 का है ना, तो बैंक मेरे को पूरा 10 नहीं देगा। बैंक क्या करेगा, थोड़ा अमाउंट कट करके देगा, कम करके देगा। तो से फॉर एग्जाम्पल 500 रुपया कट कर दिया। कितना कट कर दिया, मेरे को कितना दिया, 9,500। लेकिन इस बिल का अमाउंट कितना है, तो जब ये ड्रॉवी से पैसा वसूलेगा बैंक, तब ड्रॉवी इसको कितना देगा, तो इसका क्या हो गया, 500 का फायदा हो गया। तो उसका भी फायदा हो गया। अच्छा तुम लोग में से कुछ लोग सोचो सर आप बताओ दूसरा, अरे बेटा मेरे को अर्जेंट पैसों की जरूरत है ना, तो अर्जेंट पैसों की जब जरूरत होती है ना, 500,000 महीने नहीं रखते। अब मेरे हाथ में मेरे को कैश चाहिए, समझा कि नहीं समझा। तो मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से प्रोसीजर बता रहा हूँ भाई। मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा था, मुझे फंड्स की जरूरत पड़ी। मुझे क्या पड़ी, मैं बोला था ना लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो जब भी तुमको पैसे की जरूरत है, जाने का उड़ी मार के बैंक में, बहन बहन कोऑपरेटिव बैंक में जाने का, जिसमें तुम्हारा अकाउंट है, जाके ऐसा बोलने का, ये देख मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये ले लो, तुम बदले में मेरे को पैसा दे दो। बैंक वाले थोड़ा पैसा काट के अपने को दे देंगे और बैंक वाले बाद में ड्रॉवी से पैसा वसूल लेंगे। सिंपल एकदम हो गया। तो तुम्हारा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बैंक का भी फायदा हो गया, खत्म हो गया, उसको भी दिक्कत नहीं है, वो एंजॉय कर रहा है, 3 महीने बाद पैसा देगा। मेरे को बताओ ये प्रोसीजर समझा। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद बैंक। क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद बैंक। इससे तुम्हारा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ, समझा कि नहीं समझा। मैं बोला था ना असली रीजन ये है कि भाई अपने को फंड्स का जब भी दिक्कत होगा तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज सर, चलो ये तो ठीक है, अब एंट्री कैसे बनाने का, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। मेरे को एक चीज बताओ, मैं कर क्या रहा हूं अभी, जो मैंने स्टोरी बताया ना वो दिमाग में बिठाओ, तुमको एंट्री समझ में आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे बैंक में जा रहा हूं और बैंक से पैसा ले रहा हूं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लक्षु, लक्षु मतलब पैसा, कम्स इन के गोज आउट। भाई मेरे बिजनेस में पैसा आएगा ना, तो मैं क्या करूंगा मालूम है, देखो यहाँ पे टाइपिंग में कैश कैश बैंक दोनों लिखा है, बट आप सिर्फ बैंक लिखना। उसका रीजन समझाता हूँ। पैसा कौन दे रहा है, तो बैंक वाले ना रोकड़ा नहीं देंगे, बैंक वाले अपने अकाउंट में पैसा डालेंगे। मतलब मेरा जो बैंक अकाउंट है ना, तो मेरा कैश बैलेंस बढ़ेगा कि बैंक बैलेंस बढ़ेगा, समझ लगे नहीं समझ। तो इसके लिए क्या लिखने का, सिर्फ बैंक अकाउंट को डेबिट करने का। किसको डेबिट करने का, बैंक अकाउंट। बट सुनो ना, बैंक वालों ने मेरे को पूरा पैसा दिया, कितना दिया, 9,500। तो बैंक अकाउंट में 9,500 आएगा। 500 रुपया जो कट हुआ वो मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, वो जो डिस्काउंट, उसको क्या बोलने का, डिस्काउंट बोलने का, क्या बोलने का। तो कोई भी एक्सपेंस या लॉस होता है उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज डेबिट होगा, डिस्काउंट। तो 9,500 रुपया बैंक में आया, और जो मेरा एक्सपेंस हुआ मतलब डिस्काउंट जो मेरा कट हुआ, उसको भी मैं डेबिट कर दूंगा। बदले में मैंने बैंक को क्या दिया, मैंने बिल दिया ना, तो मैं टू बिल रिसीवेबल लिख दूंगा। मेरे पास से बिल चला गया। बिल कितने का गया, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम लोग के लिए खास करके, कि भाई दो डेबिट है एक क्रेडिट है, लेकिन डेबिट क्रेडिट का अमाउंट देखो सेम है। कैसे, बैंक में कितना है 9,500, डिस्काउंट कितना है 500, तो टोटल कितना हो गया, डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में बिल कितने का है 10,000। तो मल्टीपल डेबिट हो सकते हैं, मल्टीपल क्रेडिट हो सकते हैं, बट अमाउंट दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डेबिट क्रेडिट शुड मैच। ये नहीं हो रहा है तो लफड़ा किया है तुमने कुछ। तो मेरे को बताओ ये सेकंड केस समझा क्या, आगे बढ़ू मैं। अब थर्ड केस की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। थर्ड केस में क्या है मालूम है भाई, ड्रॉवी ने बिल साइन करके मेरे को दे दिया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हमारी स्टोरी 2 मिनट के लिए साइड में रख दो, ठीक है। अभी सपोज लुबना को पकड़ लेते हैं। लुबना, पहले ये स्टोरी एकदम साइड में करो। हाँ, मेरा और अरमान का जो केस चल रहा है, मैंने उसको गुड्स बेचा, वो एकदम साइड में कर दो। 2 महीने पहले मैंने लुबना से 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा था। कितना गुड्स खरीदा था, 10,000 रुपए का। और मैं इसको बोला था कि भाई मैं तुमको 1-2 महीने में पैसा दे दूंगा। तो पहला तो मेरे को एक चीज समझाओ, मुझे इससे पैसा लेना है कि मुझे लुबना को पैसा देना है। तो इसको मैं क्रेडिटर बोलता हूँ। याद रखना, जिस बंदे को मुझे पैसा देना है वो मेरा कौन है, और जिससे पैसा लेना है वो कौन है, डेटर। ये याद रखना, जिससे लेना है वो डेटर है, जिसको मुझे देना है वो कौन है, क्रेडिटर। ठीक है, तो ये मेरी कौन है,
क्रेडिटर, मुझे इसको पैसा देने का, ठीक है। अभी अचानक से मेरे पास आ गई, बोली भी नहीं और अचानक से मेरे पास आ गई, बोलने लगी सर मेरे को मेरा पैसा आज का आज चाहिए। बोला क्यों बेटा ऐसा अर्जेंट में? बोलने लगी सर मेरा पहला शादी है तो मेरे को पैसा आज का आज चाहिए ही चाहिए। बोला ठीक है, बच्ची पहली बार शादी कर रही है। बोला ठीक है मैं तेरे को देता हूँ। तो मैंने अपना कैश वगैरह चेक किया, इतनी पनौती इसकी शादी, मेरे पास कैश ही अवेलेबल नहीं है। अब तुम क्या दुखी मत हो बेटा, सब होगी होगी, ठीक है। तुम बोलोगे सर आजकल क्या कैश भी, आजकल तो मतलब ऑनलाइन वगैरह जीपे वगैरह भी चलता है, बराबर। इतनी पनौती, मेरे बैंक के सारे सर्वर डाउन, समझ लो इतना पनौती। ये रोने लग गई, जमीन में ऐसा लोटपोट करके तो ऐसा मतलब तड़पने लग गई। मैं बोला क्या हो गया, कुछ हो गया जबरदस्ती, मैं फंस जाऊंगा इसके चक्कर में, बराबर ना। मैं बोला रुक रुक बेटा तेरी शादी होगी। तुमको याद है थोड़ी देर पहले मैंने अरमान से एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवा के लिया था, याद है? और मैंने क्या बोला था, इसका ओनरशिप क्या है, ट्रांसफरेबल। तो मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं इसको पैसा देने के बदले मैं बोलूंगा ये ले बेटा तू ये बिल ऑफ एक्सचेंज रख ले। समझ में आ रहा है? तो फंडा समझो, मुझे एक पार्टी को पैसा देना है, मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ ना, तो मेरे पास अगर बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा ना वो मैं दे सकता हूँ। बोले सर उसकी शादी कैसे होगी? अरे वो भी तो अपने बैंक से डिस्काउंट कर सकती है ना और शादी कर सकती है। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बेसिकली एंडोर्समेंट का मतलब समझो, एंडोर्समेंट का मतलब क्या है कि भाई हमको किसी को पैसा देना था, बट हमने क्या किया, उसको पैसे के बदले बिल ऑफ एक्सचेंज चिपका दिया। पहला मेरे को बताओ स्टोरी समझा है क्या? देखो तुम स्टोरी दिमाग में बिठाओगे ना, एंट्री अपने आप याद हो जाएगा बाद में, स्टोरी से एंट्री याद आएगा। तो पहला मेरे को बताओ एंडोर्समेंट का मतलब समझ गया, ट्रांसफरिंग बिल टू थर्ड पर्सन। अच्छा, अब जब एंट्री लिखते हैं ना तो तुमको एक चीज बता दूं, ये जो है ना ये लुबना, ठीक है, जिसको मैं बिल दे रहा हूं एंडोर्स कर रहा हूं, इसको बोलने का एंडोर्सी। क्या बोलने का इसको? एंडोर्सी। और मैंने एंडोर्स किया ना तो मेरे को बोलने का एंडोर्सर। क्या बोलने का मेरे को? मैं एंडोर्सर। और ये कौन है? एंडोर्सी। ठीक है। अब सवाल ये उठते हैं सर एंट्री क्या होगा? बहुत इजी है भाई, मैं इसको बिल दे रहा हूं तो शी इज रिसीवर की गिवर, तो बस एंडोर्सी को मैं डेबिट कर दूंगा। अब मेरे पास से क्या गया? पैसा नहीं दिया इना सुलमा, व्हाट गोज आउट? पैसा जा रहा है कि मेरा बिल जा रहा है? तो डू बिल रिसीवेबल। फिर से बोल रहा हूं ये सब एक साथ नहीं हो रहा है। यहाँ या तो तुम रिटेन करोगे या तो तुम क्या करोगे, या तो तुम क्या करोगे, एंडोर्स। यहां तक का समझा क्या बेटा? कोई डाउट है क्या? लास्ट ऑप्शन आते हैं बीएसएफसी, बोले तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या बोला? और अगर इसको एकदम प्रिसाइजली बोलूं ना, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। क्या बोला? बिल सेंड टू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला सिचुएशन समझो। मेरी बैंक है एकदम फोकट, वाइट क्या ऐसी कुछ भी टाइम पास करती है, एंड आई एम वेरी बिजी पर्सन, वेरी बिजी पर्सन। मतलब इतना बिजी आदमी कि 1000-2000 गिर जाए तो उठाने तक का टाइम नहीं रहता, इतना बिजी आदमी। समझ रहे हो? अब तुम जस्ट इमेजिन करो, इतना बिजी आदमी, तुमको लगता है क्या ये चिल्लर ड्रॉवी के पास से 10,000 कलेक्ट करने को जाएगा? आई डोंट हैव टाइम। मैं जाऊंगा तो मेरा 20,000 तो आने जाने में खर्चा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा मेरा। समझा? तो मैंने क्या किया मालूम है, मैंने मेरा फोकट बैंक है ना, जबरदस्ती उंगली खाते रहती है, तो मैंने क्या करा, मेरे बैंक को बोला देख बैंक तू फ्री है ना, कि एक काम कर तू बिल ले और जाके पैसा लेके आ मेरे बिहाफ पे। समझ में आ रहा है? मैं बेसिकली मेरे बैंक को काम असाइन कर रहा हूँ कि मैं नहीं जा सकता, आप जाओ और आप मेरा पैसा लेके आ रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है जरा समझो, आई एम अपॉइंटिंग माई बैंक एज एन एजेंट। बैंक मेरी क्या बन गई? एजेंट, टू कलेक्ट मनी ऑन माई बिहाफ, कि मेरे बिहाफ पे तू पैसा लेके आ। समझा कि नहीं समझा? इसको बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मेरे को बताओ यहां तक का सारा पॉइंट्स क्लियर है क्या? अब अगेन क्वेश्चन ये उठता है कि सर चलो मतलब तो समझ में आ गया, एंट्री शू छे, बराबर? तो एंट्री क्या होगी जरा ध्यान से समझना। मेरे को एक चीज बताओ, आज मैं इसको बिल दे रहा हूँ कलेक्शन के लिए, मतलब आज मैं सिर्फ इसको जिम्मेदारी दे रहा हूँ, क्या ये मेरे को आज का आज पैसा देगी? और ये तो जाएगी पैसा लेगी फिर लाके मेरे को देगी, हाँ या ना? तो आज सिर्फ मैं इसको बिल दे रहा हूँ, लेकिन मैं बिल तो दे रहा हूँ ना, मेरे को एंट्री तो दिखानी पड़ेगी, हाँ या ना? तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या मैं यहाँ पे बैंक को डेबिट कर सकता हूँ? क्योंकि बैंक को डेबिट करने का मतलब क्या होता है, बैंक में पैसा आ गया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन अभी तक मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं है। तो मैं इसको है ना एक अलग नाम दे दूंगा, टेम्पररी बैंक फॉर कलेक्शन। क्या नाम दे दूंगा इसको? तो अब मेरे को बताओ, ये जो बैंक फॉर कलेक्शन है, मैं इसको बिल दे रहा हूँ तो शी इज रिसीवर की गिवर, तो मैं इसको डेबिट कर दूंगा। अच्छा, तुम बैंक फॉर कलेक्शन लिख सकते हो या बिल सेंड फॉर कलेक्शन भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। और मैंने इसको क्या दिया, तो मेरे पास से क्या गया, तो डू बिल रिसीवर। तो तुम
तीनों ये तो आते ही नहीं एंट्री, बट बाकी समय देखो मेरे पास से बिल जा ही रहा है, मेरे पास से बिल जा रहा है, समझा कि नहीं समझा? तो सब केस में देखो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो, खाली तुमको डेबिट वाला चीज याद रखनी है बस, और कुछ नहीं है इसमें। मेरे को बताओ ये लास्ट वाला केस समझा गया? पक्का? श्योर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सपोज, एक मिनट में पहला वापस से मेरे को बताओ, पहले क्या होगा? सबसे पहले सेल होगा। डायरेक्ट रिटेनिंग कैसे होगा? पहले क्या होगा? सेल। सेल के बाद क्या होगा? एक्सेप्टेंस। ड्रॉ भी उसको एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्टेंस के बाद बिल आएगा ड्रॉवर के पास। फिर ड्रॉवर उसको 4 केसेस में डिवाइड करेगा, या तो ड्रॉवर उसको रिटेन करेगा, या तो डिस्काउंट करेगा, या तो एंडोर्स करेगा, या तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेज देगा। मेरे को बताओ ये चारों सिचुएशन पहले क्लियर है? अच्छा, अब सपोज ड्यू डेट आ गया, क्या आ गया? तो ड्यू डेट के दिन भैया अपने को पैसा मिल भी सकता है, और दोनों 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 पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है मालूम है? अगर ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी ने पैसा दे दिया, उसको बोलते हैं ऑनर ऑफ पे। क्या बोलते हैं उसको? ऑनर ऑफ पे। लेकिन अपना ड्रॉवी निकला डैश, ड्यू डेट के दिन पैसा नहीं दिया, उसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ पे। समझा कि नहीं समझा? फिर से बोल रहा हूं, अगर ड्रॉवी ने ड्यू डेट को पैसा दे दिया तो, और नहीं दिया तो। फिलहाल हम लोग पहली बार ये सब एंट्रीज देख रहे हैं, तो अच्छा अच्छा सोचेंगे, तो वी विल एज्यूम कि हमारा ड्रॉवी बहुत अच्छा है, तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ऑनर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अब जरा पॉइंट समझो, तुम ड्रॉवर के बुक में एंट्रीज का बात कर रहे हो, तो ड्रॉवर के बुक में जब भी तुम ऑनर या डिसऑनर की एंट्री पास करोगे ना, तो हमेशा ये देखना कि बिल के साथ ऑलरेडी तुमने क्या करके रखा है। मतलब तुमने रिटेन करके रखा है, डिस्काउंट करके रखा है, एंडोर्स करके रखा है, बैंक फॉर कलेक्शन करके रखा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली एंट्री आएगा। क्यों? उसका भी मैं लॉजिक समझाऊंगा। एक एक करके बात करते हैं। सपोज बिल मेरे पास है, यानी कि रिटेनिंग ऑफ बिल है, और बिल ऑनर हो गया। ऑनर हो गया मतलब ड्रॉवी ने पैसा दे दिया, तो मेरे को बताओ बिल किसके पास है? आप मतलब ड्रॉवर के पास है, तो पैसा किसको मिलेगा? भाई लॉजिक बहुत सिंपल है, जिसके पास बिल है उसको पैसा मिलेगा, आया ना? जिसके पास बिल है उसको पैसा मिलेगा, तो ड्रॉवी मेरे को पैसा देगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को सोच के बताओ, लक्षु कम्स इन लक्षु गोज आउट, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट वो कैश से भी कर सकता है, बैंक के थ्रू भी कर सकता है, तो कैश बैंक दोनों लिखने का। पहले ये समझा क्या? अच्छा, आई एम गेटिंग दिस मनी अगेंस्ट व्हाट? किस चीज का पैसा है ये बिल जो रिटेन करके रखा था वही दिखा के मैंने पैसा लिया ना, तो टू बिल रिसीवेबल। समझा कि नहीं समझा? भाई देखो, केस 1 में तुमने रिटेन करके रखा था, और जब तुमने बिल एक्सेप्ट किया था तब तुमने इस बिल को डेबिट किया था, आज उसका पैसा मिल गया तो उसको क्रेडिट करके क्लोज कर दो, या तुम शॉर्ट में ऐसा याद रखो, लक्षु कम्स, कैश बैंक को डेबिट करो, एंड वी आर गेटिंग दिस मनी अगेंस्ट, क्या दिखा के पैसा मिल रहा है? किस चीज का पैसा मिल रहा है? बिल, तो टू बिल रिसीवेबल, खत्म। पहला बताओ, फर्स्ट केस का ऑनर का एंट्री समझा। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में मैंने बिल किसको दिया है? याद करो भाई, इफ यू रिमेंबर, हमने ये बिल उठा के बैंक को दिया था, और बैंक से ऑलरेडी मैं पैसा लेके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, अब बताओ बिल किसके पास है, तो पैसा किसको मिलना चाहिए? मेरे बुक में एंट्री आएगा क्या? भाई पैसा वो उसको देगा, तो मेरे बुक में क्यों एंट्री है? मैं तो ऑलरेडी बैंक से पैसा ले चुका हूँ ना। तो याद रखना, केस 2 में अगर ऑनर हुआ तो ड्रॉवर कोई एंट्री पास नहीं करेगा। समझ लो कि नहीं समझ? केस 3 पे आते हैं। केस 3 में बिल किसके पास है? इफ यू रिमेंबर एंडोर्सी, ये कौन है? एंडोर्सी के पास बिल है, बराबर ना? तो पैसा किसको मिलेगा? एंडोर्सी को मिलेगा। मेरे को मिलेगा क्या? तो मेरे बुक में भाई मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? चौथे केस में बिल किसके पास है? क्या नाम था उसका? बैंक फॉर कलेक्शन। उसको मैंने एक टेम्पररी नाम दिया था, क्या था? बैंक फॉर कलेक्शन। भाई उसको पैसा मिलेगा, तो मेरे बुक में एंट्री आएगा क्या? सोच समझ के बोलो। समझ में आ रहा है ना? भाई मैंने इसको बिल दिया था, बट ये ओनर नहीं बनाया था इसको। इफ यू रिमेंबर, मैंने इसको एजेंट बनाया था। क्या बनाया था? एजेंट, टू कलेक्ट मनी ऑन माय बिहाफ। तो जब इसको पैसा मिलेगा, लेके नहीं भाग जाएगी, ये पैसा लाके मेरे को ही देगी। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, मेरे को बताओ, बैंक अगर मेरे को पैसा लाके देगा तो रोकड़ा देगा क्या अकाउंट में देगा? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे। उसको डेबिट करोगे। बट सुनो ना, बेचारी इतना दूर गई है ना, पैसा लेके आई, थोड़ा चाय पानी का खर्चा तो मांगेगी ना। तो इसने क्या किया मालूम है? 300 रुपया कट कर लिया। कितना कट कर लिया? तो मेरे अकाउंट में कितना देगी? 9,700। 10,000 का बिल था। कितने का बिल था? 300 रुपया इसने रख लिया। पुलिस मालिक प्लीज
चिप्स चिप्स चाय वाय, समझ रहे हो? तो 300 रुपया इसने रख लिया तो मेरे अकाउंट में कितना आया? 9,700। लेकिन जो 300 रुपया इसने कट किया वो मेरे लिए खर्चा है ना, तो खर्चे को क्या करने का, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, डेबिट करने का। एक्सपेंस को क्या करने का? डेबिट। तो इसको बोलने का बैंक चार्जेस, इस वाले को क्या बोलने का? बैंक चार्जेस, ये वाले केस में, ठीक है, उसको भी डेबिट कर दिया। अच्छा, मुझे फिलहाल पैसा कौन ला के दे रहा है? बैंक फॉर कलेक्शन। मैंने इसका नाम क्या रखा था? बैंक फॉर, तो टू बैंक फॉर कलेक्शन या फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन, दोनों चलेगा। मुझे बताओ चारों केस का ऑनर का एंट्री समझा कि नहीं समझा? प्लीज ध्यान से अच्छे से अपनी किडनी में फिट करो कि जब भी ऑनर होता है और अगर तुम ड्रॉवर का बुक सॉल्व कर रहे हो तो केस जरूर देखना, सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ केस, ऐसा याद रखो। कौन से केस में? फर्स्ट केस एंड फोर्थ केस में ही ऑनर का एंट्री आता है, बाकी किसी केस में नहीं आता। यानी कि सेकंड थर्ड केस में ऑनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। मुझे बताओ यहां तक का सारा पॉइंट। चलो, अभी तो हमने सिर्फ क्या बात किया था कि अभी तक हमारा ड्रॉ भी बहुत अच्छा है, ड्यू डेट के दिन उसने पैसा दे दिया, बरोबर ना? बट हमेशा ड्रॉ भी अच्छा तो नहीं रहेगा, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ड्रॉ भी अपने को ड्यू डेट के दिन पैसा ना दे। तो जब अपने को ड्रॉ भी पैसा देता है तब उसको ऑनर बोलते हैं, और जब नहीं देता है तो क्या बोलते हैं? डिसऑनर। बाद में लिखना, इधर रुक जा, है वो दिखेगा अभी भी, ठीक है। तो अब अपने को ये डिस्कस करने का है कि अगर डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री आएगा, ठीक है। पर देखो तुम्हारे लेवल पे ना एकदम तुमको सिंपल करके देता हूं, तुमको याद क्या रखना है मालूम है? पहले तो मैंने क्या बताया, ऑनर की एंट्री चारों केस में आती है कि सिर्फ फर्स्ट फोर्थ में? फर्स्ट एंड फोर्थ केस में, ठीक है। लेकिन डिसऑनर की एंट्री है ना, तुमको चारों केस में दिखानी पड़ेगी। डिसऑनर की एंट्री तुमको चारों केस में दिखानी पड़ेगी, और हर केस में ना अलग एंट्री है, हर केस में अलग एंट्री है। लेकिन तुमको मैं कॉमन एंट्री बताता हूँ जिससे तुम्हारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तुम सिर्फ डिसऑनर की एंट्री क्या याद रखो मालूम है? ड्रॉ वी टू होल्डर। क्या बोला? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ड्रॉ वी टू होल्डर मतलब बिल किसके पास है, ठीक है। तो मेरे को बताओ, केस 1 की बात करते हैं, कहना इसे ड्रॉ वी अकाउंट डेबिट होगा, आया ना? अच्छा, केस 1 में बिल किसके पास है? हमारे पास ही है। खुद के बुक में खुद का नाम लिख सकते हैं क्या? तो ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवर का नाम नहीं आ सकता, तो बिल रिसीवेबल लिख, क्या लिखने का? कि भाई बिल डिसऑनर हुआ है। सेकंड केस में आप क्या लिखोगे? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार होल्डर कौन है? बैंक, तो टू बैंक अकाउंट। थर्ड केस में होल्डर कौन है? थर्ड कौन था, उसका नाम क्या था? ड्रॉवी टू एंडोर्स। फोर्थ केस में होल्डर कौन है? इसका मैंने एक स्पेशल नाम दिया था, बैंक फॉर कलेक्शन या बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बोलो, इजी है ना? ठीक है, चारों केस में अलग एंट्री है, लेकिन तुम उसको कॉमन से याद रख सकते हो, ड्रॉवी टू होल्डर। क्या बोला मैंने? ड्रॉवी टू। लेकिन पहले केस में ध्यान रखना, पहले केस में आप खुद होल्डर हो, खुद के बुक में खुद का नाम नहीं आता है, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवर का नाम नहीं आएगा, ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल लिखना। बाकी सारे केसेस में तुम क्या लिख दोगे? ड्रॉवी टू बैंक, ड्रॉवी टू एंडोसी, ड्रॉवी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। देखो ये तो मैंने तुमको शॉर्टकट पहले ही बता दिया, ठीक है, ताकि तुमको प्रेशर नहीं रहे ऐसा याद रखने का। बट इसका एक्चुअल लॉजिक क्या है वो मैं समझाता हूँ, वो भी सुन लो एक बार, ठीक है, थोड़ा बहुत आना चाहिए ना लॉजिक भी। नहीं तो तुम लास्ट में मेरे को एक बोलोगे सर यही अच्छा, ऐसे ही याद रख लेंगे, बट फिर भी मेरी तसल्ली के लिए मैं बता देता हूँ। मेरे को एक चीज बताओ, केस 1 में बेसिकली क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज हम क्या करते हैं? ड्रॉवर अपने पास खुद के पास रखता है। अच्छा, जब तक ड्रॉवर के पास है ड्यू डेट तक, इसको वो क्या मानता है? लाइबिलिटी क्या एसेट? भाई ये डॉक्यूमेंट है, इसके अगेंस्ट में मेरे को फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, मेरे को जरूरत पड़ी मैं पैसा उठा भी सकता हूँ बैंक से, मेरे को जरूरत पड़ी मैं मेरे एंडोर्सी को दे, तो इट इज एन एसेट, आया ना? लेकिन अगर एक बार ये बिल डिसऑनर हो गया, मतलब ड्यू डेट निकल गया और इसने मेरे को पैसा नहीं दिया, आज के बाद इसका कोई वैल्यू है क्या? प्रूफ के तौर पे काम आएगा, बट आज एक्सपायरी के बाद तुम बैंक में जाके जरा मांग के देखो कि मेरे को पैसे का जरूरत है, तुम ये बिल ले लो, पैसा दे दो, बैंक वाले देंगे क्या? बैंक वाले क्या बोलेंगे? भाई इसका तो ड्यू डेट हो चुका है, तुम जाके डायरेक्ट ड्रॉवी से क्यों नहीं मांग रहे? समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? मतलब जैसे ही एक बार ड्यू डेट हो जाता है ना और बिल डिसऑनर हो गया, मतलब अब इस एसेट की कोई वैल्यू नहीं है। तो रूल क्या मालूम है? जब भी मेरे बिजनेस में कोई एसेट आता है ना, मैं उसको डेबिट करता हूँ। लेकिन अभी ये जो एसेट था ये मेरे बिजनेस से चला गया, फिजिकली नहीं गया, बट इसका वैल्यू खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू खत्म हो गया, तो मैं बिल रिसीवेबल को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। एसेट आता है तो डेबिट, जाता है तो असेट आता है तो डेबिट, असेट जाता है तो क्रेडिट, तो असेट गया बोल के क्रेडिट हो गया। लेकिन ये पैसा मैं किससे वसूलूंगा? भाई ड्रॉवी से। एक मिनट, भले बिल डिसऑनर हो गया, अपन इसको छोड़ देंगे क्या?
अपने पास प्रूफ है ना, अपन केस जो भी करना है करेंगे, इससे पैसा तो वसूलेंगे। तो शी बिकम माई डेटर, मुझे इससे पैसा लेने का है तो शी बिकम माई डेटर। और जब भी कोई पर्सन तुम्हारा डेटर बनता है ना, उसको डेबिट करने का, जब भी कोई पर्सन डेटर बनता है उसको क्या करने का, ये पहला पॉइंट समझा। दूसरे केस में मेरे को एक चीज बताओ, बिल किसके पास था? एंड इफ यू रिमेंबर, बैंक के पास बिल क्यों है? हमने बैंक से पैसा लिया है, अब बैंक गया ड्रॉवी से पैसा मांगने को, उसने ना बोल दिया, तुमको क्या लगता है बैंक उससे फाइट करेगा? बैंक ने पैसा किसको दिया है? ड्रॉवर को दिया है। तो बैंक कुछ उससे लड़ाई लड़ाई नहीं करेगा, बैंक क्या करेगा मालूम है? चुपचाप आएगा और ड्रॉवर के अकाउंट से पैसा कट करेगा। मैंने पहले ही बोला था, तुम किसी भी बैंक में अकाउंट, मतलब किसी भी बैंक से डिस्काउंट नहीं कर सकते। तुम कौन से बैंक से डिस्काउंट करते हो? जिस बैंक में तुम्हारा अकाउंट है। बैंक वाले क्या करेंगे? डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट से पैसा कट कर देंगे। अच्छा एक मिनट, तुम में से कुछ खुरापाती लोग रहेंगे, सर मेरा अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, गरीब लोग, ठीक है नहीं? तो बच्चा, एक ओवरड्राफ्ट चीज का भी नाम होता है, सुने हो ना? मतलब तुम्हारा अकाउंट माइनस में जाएगा, कल के दिन तुम जब भी पैसा डालोगे ना, वो पहले वही पैसा कट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ऐसा चिंदी हरकत मत करना कि 10,000 के लिए मैं अकाउंट में पैसा ही नहीं डालेगा। जब बिजनेस करते हो ना, तो ये सब चिंदी हरकतें नहीं की जाती। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेकंड केस में हो क्या रहा है, अभी एंट्री की, तो एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो भाई। ड्रॉवी ने बैंक को पैसा नहीं दिया, तो बैंक ने क्या करा, हमारे अकाउंट से पैसा कट कर दिया। और हमारे अकाउंट से पैसा कट किया मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा के कम हुआ, तो इसके लिए बैंक को मैंने क्रेडिट किया। बैंक बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, बैंक बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट। लॉजिक समझ में आ रहा है? बैंक क्यों क्रेडिट हो गया? एक मिनट, मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, माई ड्रॉवी को छोड़ेगा क्या? माई तो ड्रॉवी से पैसा वसूलेगा ना, तो ड्रॉवी बिकम माई डेटर, तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो सेकंड केस समझा? अब आते थर्ड केस पे। थर्ड केस में क्या होता है भाई? हमने बिल किसको दिया था? एंडोर्सी को बिल दिया था कि भाई जाके तू ड्रॉवी से पैसा ले ले, आया ना? बेसिक। अच्छा एक मिनट, इफ यू रिमेंबर पूरा पूरा स्टोरी, मुझे इसको पैसा देना था, मुझे इसको क्या देना था? मैंने पैसे के बदले इसको बिल दिया और बोला जाके तू उससे पैसा ले, बट वो निकला डैश, उसने इसको पैसा नहीं दिया। तुमको क्या लगता है मेरी एंडोर्स उसको बाल बाल पकड़ के मारेगी क्या? वो आके वापस से मेरे को ही बोलेगी लाओ सर पैसा दो, तो अब मुझे इसको पैसा देना पड़ेगा। तो ये मेरी क्या बन गई? मुझे इसको पैसा देना है तो शी बिकम माई क्रेडिटर, और वो मेरा क्या बन गया? मैं उससे वसूलूंगा ना। तो भाई ड्रॉवी मेरा डेटर बन गया बोल के उसको डेबिट कर दिया, और एंडोर्सी को मुझे पैसा देना है तो शी बिकम माई क्रेडिटर, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। ये समझ में आ रहा है क्या? लास्ट केस में क्या हुआ, जरा वो इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। लास्ट केस में मैंने बैंक फॉर कलेक्शन को मेरा एजेंट बनाया था, और इफ यू रिमेंबर जब मैंने एजेंट बनाया था तब मैंने इसको डेबिट किया। देखो तुम किसी भी पर्सन को डेबिट करते हो ना, मतलब तुम उसको डेटर बना रहे हो। क्या बना रहे हो? यानी कि मैंने क्या करा, जब मैंने इसके ऊपर काम डाला ना, मैंने इसको डेटर बना दिया। मैंने क्या एज्यूम किया, ये मेरे को पैसा ला के देगी, लेकिन ये बेचारी गई, इसको मार के भगा दिया, बोला नहीं देगा पैसा। तो ये लड़ेगी क्या उससे? ये बोलेगी सर पैसा नहीं मिला। तो मेरे को एक चीज बताओ, आज के बाद ये मेरी डेटर है कि नहीं है? तो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने जब इसको डेटर बनाया था तब मैंने इसको डेबिट किया था, लेकिन आज के बाद ये डेटर नहीं है तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो पहले बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट हुआ, अब क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ना बेटा। समझ में आ रहा है? और ये पैसा मैं किससे वसूलूंगा? तो ड्रॉवी को डेबिट कर देंगे। समझा कि नहीं समझा? ये पूरा लॉजिक है, लेकिन शॉर्टकट बहुत आसान है। क्या बोला था? ड्रॉवी टू, ड्रॉवी टू। नॉलेज अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में मैं भी नहीं चाहूंगा कि तुम इतना बैठ के सोचो फलाने ने ये कर दिया तो ढिमकाने का ये हो गया, उतना नहीं सोचने यार। तुम एग्जाम में शॉर्टकट मारो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टकट क्या था फिर से बोलना, ड्रॉवी टू। लेकिन केस वन उसमें ध्यान रखना, केस वन में क्या होता है, जल्दी बोलो। ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल, और बाकी केस में ड्रॉवी टू बैंक, ड्रॉवी टू एंडोर्सी एंड ड्रॉवी टू बैंक फॉर कलेक्शन। समझ लू कि नहीं समझ लू? ये रुक जा, कहानी खत्म नहीं है अभी भी, रुको। देखो होता क्या है मालूम है, अगर मुझे ड्रॉवी पैसा नहीं देगा तो तुमको क्या लगता है इसके आगे का प्रोसीजर क्या होगा? बोलो। केस होगा। दीदी ने सीधा बोल दिया सर केस कर डालेंगे, कोर्ट में जाएंगे, मजा आएगा। तो सुनो ना, सपोज तुम कोर्ट में चले गए, ये जज साहब है, ठीक है, कोर्ट में गए, कोर्ट में तुमने बोला सर देखो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, इस पे इसका साइन है, ये बंदा पैसा देने वाला था, ड्यू डेट कितनी, इसने पैसा नहीं दिया, बरोबर है? इसको बुलाए, बोले क्या यार पैसा नहीं देते? ये बोला सर मैं तो पैसा देने को रेडी है। क्या बोल दिया, मैं तो पैसा देने को। ये जानबूझ के मेरे को बदनाम करने के लिए ऐसा बोल रहा है कि मैंने इसको पैसा नहीं दिया, इसने मेरे से पैसा डिमांड ही नहीं किया, मैं तो पैसा देना चाहता, ये ले नहीं रहा है। अच्छा एक मिनट, अच्छी बात है पैसा देने को रेडी है, लेकिन इन सब सिचुएशन में मेरे को तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये सिचुएशन में किसका टाइम खराब हो गया? कोर्ट का। मेरा मेरा तो मेरा टाइम तो खराब हुआ, लेकिन कोर्ट,
इतने सारे पेंडिंग केसेस है, वो बेचारे ने टाइम निकाला मेरे लिए, उसको तो गुस्सा आ जाएगा ना कि क्या फालतूगिरी तुम्हारा चालू है। वो मालूम है वो ऑर्डर वही फेंक के मारेगी उसको, क्या फालतूगिरी चल रहा तुम्हारा। दिक्कत समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो कोर्ट को है ना ऐसा फालतूगिरी नहीं चाहिए। तो कोर्ट क्या बोलता है मालूम है, ये सब छोटा मोटा मैटर है ना, डायरेक्ट मेरे पास मत लेके आओ। पहले इसका प्रोसेस क्या मालूम है, कोर्ट क्या बोलता है, आप डायरेक्ट मेरे पास मत आओ, आप जाओ दूसरे एक ऑफिसर के पास जिसको बोलते हैं नोटरी पब्लिक ऑफिसर। क्या बोलते हैं उसको, नोटरी पब्लिक ऑफिसर। सपोज ये वो ऑफिसर, तो मैं डायरेक्टली कोर्ट के पास नहीं जाऊंगा, मैं नोटरी पब्लिक ऑफिसर के पास जाऊंगा और बोलूंगा देखो सर ऐसा ऐसा सीन हो गया, ये मेरे को पैसा नहीं दे रहे। अब नोटरी पब्लिक ऑफिसर क्या करेगा, एक नोटिस वोटिस बना के इसको भेज देगा कि डियर अरमान काइंडली मेक द पेमेंट ऑफ दिस ये वो, ठीक है, ऐसा नोटिस वोटिस हो गया, उस पर फिर भी ये पैसा नहीं देता, उस पर एक स्टैंपिंग हो जाता है, नोटरी करके स्टैंपिंग हो जाता है कि भाई हाँ इन्होंने पैसा डिमांड किया बट इस बंदे ने पैसा नहीं दिया। एक मिनट, एक बार अगर ये प्रोसीजर हो गया, कल के दिन ये पलटी मार सकता है कि इन लोगों ने मेरे से पैसा डिमांड ही नहीं किया। तो बेसिकली नोटरी करवाने का फायदा क्या है, एक कंफर्मेशन है कि हाँ भाई हमने पैसा डिमांड किया। समझ में आ रहा है। बट सुनो ना, इसके आगे क्या होगा, टू बी कंटिन्यूड, वो अपन आगे के लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये जो नोटरी पब्लिक ऑफिसर है ये पकड़ में काम करेगा, ये भी तो फीस लेगा ना, आया ना। तो इसको जो फीस हम पे करेंगे ना, दैट इज कॉल्ड एज नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं उसको, नोटिंग चार्जेस। अब मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से, नोटिंग चार्जेस किसको पे करना पड़ेगा, पे कौन करेगा, मिलेगा उसको, कौन पे करेगा जल्दी बोलो। अब देखो, तुम सही भी हो और तुम गलत भी हो। तुम लोग बोल रहे हो नोटिंग चार्जेस पे करेगा ड्रॉवर, बट हमेशा ड्रॉवर पे नहीं करता है। बेसिकली फंडा क्या मालूम है, नोटिंग चार्जेस पेड बाय होल्डर ऑफ बिल। क्या बोला, नोटिंग चार्जेस मतलब जिसके पास ड्यू डेट के दिन बिल होता है ना, जिसने पैसा डिमांड किया है उसको नोटिंग चार्जेस भरना पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रूफ चाहिए। अभी जैसे कि बैंक ने पैसा कलेक्ट करने का ट्राई किया, उसने नहीं दिया, बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसा कट कर दिया, मैं उसके ऊपर भड़क जाऊंगा, मैं बोलूंगा क्या रे तूने पैसा क्यों नहीं दिया, मेरे अकाउंट से पैसा कट हो गया। वो बोला नहीं मैं तो पैसा देने को रेडी है, बैंक ने मेरे से पैसा डिमांड ही नहीं किया। समझ में आ रहा है, जैसा कोर्ट के सामने वो एक नंबर का पलटीबाज आदमी है, जैसा वो कोर्ट के सामने पलट रहा है मेरे सामने भी तो पलट सकता है ना। तो यहाँ पे बैंक क्या करेगा, बैंक एक प्रूफ के लिए कि भाई मैंने पैसा डिमांड किया था, तो बैंक नोटरी करवाएगा। तो नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा, बैंक पे। अच्छा थर्ड केस में होल्डर कौन था, ओनरशिप किसके पास था, तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा। फोर्थ केस में बिल किसके पास था, बैंक फॉर कलेक्शन, तो ये पे करेगी। क्योंकि मैंने एक चीज समझाया था, वो ओनर नहीं है, वो कौन है, एजेंट। तो एजेंट बेचारा ये सब नहीं करे, एजेंट बोलेगा मालिक मैं गया था पैसा नहीं मिला, प्लीज आप देख लो क्या करना है। तो याद रखना वापस से ऐसा, फर्स्ट एंड फोर्थ केस में नोटिंग चार्जेस मुझे पे करना पड़ेगा क्योंकि मैं ओनर है। समझ में आ रहा है, कौन कौन से केस में, फर्स्ट एंड फोर्थ केस में नोटिंग चार्जेस मुझे पे करना पड़ेगा, और सेकेंड और थर्ड केस में, एक केस में बैंक पे करेगा, दूसरे केस में एंडोर्सी पे करेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब नोटिंग चार्जेस आएगा तब अकाउंटिंग में क्या चेंजेस होगा। अभी ये जो मैंने तुमको एंट्री बताया ना, ये विदाउट नोटिंग चार्जेस के ड्रॉ टू होल्डर। लेकिन अगर नोटिंग चार्जेस आया ना तो क्या होता है मालूम है, सुनना ध्यान से। केस 1 एंड केस 4 में ओनर में है तो मेरी जेब से नोटिंग चार्जेस जाएगा, तो तुमको यही सेम एंट्री पास करनी है, एक्स्ट्रा खाली क्रेडिट में कैश बैंक डाल देना। क्रेडिट में एक्स्ट्रा क्या डाल देना है, कैश और बैंक, क्योंकि मेरी जेब से पैसा गया ना, लक्षु गोज आओ, पैसा गया, इसके लिए अपन क्रेडिट करते हैं। समझ लो कि नहीं समझ लो। और सेकंड थर्ड केस में अपने को कोई एक्स्ट्रा कैश बैंक डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जेब से अलग से पैसा नहीं गया। करला के नहीं करला, मैं तुमको विद अमाउंट समझाता हूं ताकि तुमको एकदम अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। केस 1 और केस 4 की बात करता हूं। केस 1 में ये देखो मैंने एग्जांपल क्या लिया है कि बिल का फिगर 10,000 है और नोटिंग चार्जेस 100 रुपए, ठीक है। तो जल्दी से मेरे को बताओ बिल के सामने हम कितना लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री में बिल कितने का था, तो बिल के सामने आप 10 लिखो। मेरी जेब से पैसा कितना गया नोटिंग चार्जेस का, 100 रुपया गया। समझ में आ रहा है। और मुझे ड्रॉवी से कितना वसूलना है, 10,100, तो ड्रॉवी बिकम डेटर फॉर 10,100। सेम वे में फोर्थ केस में मैं बीएफसी को कितने से क्लोज करूंगा, भाई मैंने उसको बिल 10 का दिया था तो उसको क्लोज भी मैं 10 से करूंगा। समझा कि नहीं समझा, मेरी जेब से पैसा कितना गया और मैं ड्रॉवी से वसूलूंगा कितना, मुझे बताओ ये चीज समझा।
अच्छा, अब आता है केस 2 एंड केस 3। तुम बोलोगे सर केस 2 केस 3 में कुछ एंट्री पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, एंट्री में कोई एक्स्ट्रा कैश बैक नहीं आएगा, लेकिन यहां पे दोनों में अमाउंट ऐड हो जाएगा। अब ये क्यों ऐड हो रहा है उसका भी रीजन समझाता हूं। सेकंड केस में नोटिंग चार्जेस किसने भरा? तो बैंक जब मेरे अकाउंट से पैसा कट करेगा ना, तो बैंक 10,100 कट करेगा, 10,000 बिल का और 100 रुपया नोटिंग चार्ज, और मैं ये 10,100 किससे वसूलूंगा? समझ में आ रहा है? सेम वे में एंडोर्सी को अब मुझे पैसा देना है, बिकॉज उसको ड्रॉवी से पैसा नहीं मिला, तो एंडोर्सी को अब मुझे कितना देना है? 10,000 बिल का, 100 रुपया उसने जो नोटिंग चार्ज भरा वो मुझसे मांगेगी, और मैं किससे मांगूंगा? समझ लू कि नहीं समझ? ये क्लियर है क्या? सारा पॉइंट अच्छे से समझ में आया क्या? अब देखो यही चीज को मैं लास्ट अभी समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से अच्छे से अपनी किडनी में फिट करो। नंबर 1, पहले आप डिसऑनर का बेसिक एंट्री याद कर लो। मैंने लॉजिक भी समझाया और मैजिक भी समझाया, आप मैजिक से याद रखोगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैजिक क्या है कि भाई आपको एक शॉर्टकट याद रखना है, ड्रॉवी टू होल्डर याद रखना है, ड्रॉवी टू, जिसमें केस 1 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज केस 1 में होल्डर नहीं बिल रिसीवेबल आता है, ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल। केस 2 में ड्रॉवी टू बैंक, थर्ड केस में ड्रॉवी टू एंडोर्सी, फोर्थ केस में ड्रॉवी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। फिर उसके बाद क्या एक्स्ट्रा याद रखो कि अगर नोटिंग चार्जेस रहा तो कौन कौन से एंट्री में एक्स्ट्रा कैश बैंक आएगा? ऐसा याद, फर्स्ट एंड फोर्थ एंट्री में एक्स्ट्रा कैश बैंक आएगा। सेकंड थर्ड में एंट्री में चेंज नहीं होगा, लेकिन अमाउंट बढ़ जाएगा। मेरे को बताओ ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर है कि कोई डाउट, शंका पंका, शंका नहीं शंका कुछ भी है? बोलो, कुछ डाउट है? ये चीज समझ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रियां, हर सम में तुमको डिसऑनर तो मिलना ही मिलना है कंफर्म। कि डिसऑनर नहीं होगा तो सम बहुत इजी हो जाएगा, इसके लिए हम लोग हमेशा हर सम को डिसऑनर तो करते ही करते हैं। ठीक है, यहाँ तक का सारा चीज अच्छे से समझ में आया। तो आप एक काम करो, पहले डिसऑनर की एंट्री याद, या एक काम करो ना, मैं ड्रॉवी का भी पूरा चीज डिस्कस करके खत्म कर देता हूँ, फिर तुम एक साथ कॉपी करके आज का वाइंड अप कर दो। ठीक है, और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बुक किसका है? ड्रॉवी का है। ठीक है, तो फटाफट जल्दी जल्दी मेरे को बताना, ड्रॉवर अपने बुक में सेल की एंट्री पास करता है, क्योंकि वो सेल कर रहे हैं। ड्रॉवी किस चीज की एंट्री पास करता है? परचेज। तो मेरे को बताओ, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हम गुड्स को डेबिट करते हैं या परचेजेस को? परचेज को डेबिट करने का। एंड हु इज गिवर ऑफ द गुड्स? तो टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवी का नाम नहीं आता है, तो क्या लिखने का? टू ड्रॉवर्स अकाउंट। अच्छा, फिर उसके बाद ड्रॉवर ने बिल बनाया, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्टेंस के टाइम पे जस्ट टेल मी, ड्रॉवी क्या कर रहा है? एक्सेप्टेंस करके ड्रॉवर को दे रहा है, तो ड्रॉवर इज रिसीवर, तो ड्रॉवर अकाउंट को क्या कर देने का? डेबिट। एंड आपने क्या एक्सेप्ट करके दिया? बिल। अच्छा क्लियर, ड्रॉवी बिल को क्या बोलेगा? रिसीवेबल के पेएबल, तो टू बिल्स पेएबल। इफ यू ऑब्जर्व ड्रॉवर एंड ड्रॉवी का ये दोनों एंट्री एक दूसरे से अपोजिट है, बराबर है? अच्छा, उसके बाद ड्रॉवर क्या करता है? रिटेन करता है, डिस्काउंट करता है, एंडोर्स करता है और बैंक फॉर कलेक्शन करता है। इसमें से ड्रॉवर कुछ भी करे, ड्रॉवी को कोई फर्क, ड्रॉवी के लिए ये ट्रांजेक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट का चांस ही नहीं है। तो याद रखना, ये चारों ट्रांजेक्शन का एंट्री, जिसमें से रिटेनिंग तो खुद ड्रॉवर पास नहीं करता है, तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि इन चारों में से किसी भी ट्रांजेक्शन का एंट्री ड्रॉवी के बुक में नहीं आता है। फिर फाइनली ड्यू डेट के दिन मैंने दो पॉसिबिलिटी अभी अभी आपको समझाई थी, पहला ऑनर ऑफ बिल या तो फिर डिसऑनर ऑफ बिल। अगर बिल ऑनर हो गया तो ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, लक्षु कम्स इन, लक्षु गोज आउट। लक्षु मतलब मनी गोज आउट, एंड ही इज पेइंग फॉर व्हाट? ना 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 ना, अभी वो क्या क्या चीज के अगेंस्ट में क्या देख के पैसा दे रहे हैं? भाई सिंपल है, जब इसने, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल जाएंगे अपन। एक्सेप्टेंस के टाइम पे याद है आपने बिल्स पेबल को क्रिएट किया था? जब आप बिल्स पेबल को क्रिएट करते हो ना, मतलब वो बिल्स पेबल आपके लिए लाइबिलिटी है। क्या है? जब आप ऑनर कर रहे हो, मतलब आपने पेमेंट कर दिया ना, तो अब ये लाइबिलिटी है कि खत्म हो गया? जब लाइबिलिटी क्रिएट हुआ था, लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, अब खत्म करने के लिए लाइबिलिटी को क्या करेंगे? डेबिट। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। एंड टेल मी, जब अपन पे करते हैं तो लक्षु कम्स इन, लक्षु गोज आउट, टू डू कैश। और तुमको अगर इतना टेक्निकल नहीं जाना है तो सिंपल याद रखो, लक्षु गोज आउट एंड वी आर पेइंग फॉर बिल, तो बिल्स पेबल टू कैश बैक, खत्म। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कि भैया ऑनर के साथ साथ कभी कभी डिसऑनर भी तो हो सकता है ना, तो वहां पे भी सेम लॉजिक है। देखो डिसऑनर हुआ मतलब अगेन बिल तो कैंसिल हुआ है, तो पहले मेरे को बताओ बिल एक्सेप्टेंस के टाइम पे क्या हुआ था? नहीं नहीं, डेबिट हुआ था, क्रेडिट हुआ था? क्रेडिट हुआ था। तो अब मेरे को बिल को कैंसिल करना है, तो मैं क्या कर दूंगा? डेबिट। लेकिन और एक चीज समझाया था भाई, नोटिंग चार्जेस किसी ने भी पे किया हो, अल्टीमेटली किसके सर पे आएगा? ड्रॉवी। तो ड्रॉवी के लिए नोटिंग चार्जेस इनकम है कि इनकम है? एक्सपेंस है, तो नोटिंग चार्जेस को क्या करने का? अच्छा, अब ये बिल का अमाउंट और ये नोटिंग चार्जेस का अमाउंट, ड्रॉवी को कहने से अभी पे करना पड़ेगा, एंड किसको देना पड़ेगा इसको? ड्रॉवर।
दिस अमाउंट इज पेबल टू होम, ड्रॉवर। तो अमाउंट पेबल है ड्रॉवर को, तो ड्रॉवर को क्रेडिट कर देने का, बिकॉज ड्रॉवर बिकम आवर क्रेडिटर। कितने का क्रेडिट करोगे? जो भी अमाउंट है, मतलब बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट। तो इसी के साथ अपना ड्रॉवर ड्रॉवी दोनों का बेसिक एंट्रीज प्लस ऑनर डिसऑनर खत्म होता है। इससे पहले तुम्हारी फेकोलॉजी कुछ ज्यादा हो जाए, मैं इसका मतलब बता देता हूँ, सुनो। तुमको याद है मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज से साइन कर, उसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? तो भाई इस डॉक्यूमेंट को मैंने आज माते, एक मिनट, इस डॉक्यूमेंट को आज मैंने आज बनाया और इस पे लिखा है 3 महीने के बाद ये मेरे को पैसा देने वाला है, ठीक है? तो इसका पैसा कब मिलने वाला है? 3 महीने के बाद। सपोज 1 महीना गुजर गया और मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत आ गई, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी हमको पैसों की जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे बहन बहन कोऑपरेटिव बैंक में और बैंक से थोड़ा अमाउंट कट करवा के पैसा ले लेंगे। तो इसमें बैंक का भी थोड़ा फायदा हो जाता है। बट एक पॉइंट सुनो ना, डोंट यू थिंक सो के बैंक में जाने से पहले हम लोग एक बार ड्रॉवी को भी ट्राई मार सकते हैं कि भाई तू ही जल्दी पैसा दे दे, तू थोड़ा डिस्काउंट ले ले। तो मैंने इसको क्या बोला, देख आशित, तू मेरे को वैसे भी 2 महीने के बाद पैसा देने वाला है ना, तू हो सके अगर अरेंज कर सकता है तो आज दे दे, 500 रुपया कम देना। अब हाशिद के पास अगर थोड़ी भी अक्कल है, साथ ही साथ थोड़ा पैसा है, तो हाशिद पैसा देगा कि नहीं देगा? उसका 500 का फायदा हो रहा है ना। और देखो मेरा झंझट मारी कम हो गया, मैं बैंक में जाऊं, डिस्काउंट कराऊं, फिर बैंक उससे पैसा ले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाशिद पैसा देने को मान गया। अच्छा एक मिनट, हाशिद मेरे को पैसा दे रहा है, मतलब बिल ऑनर हो रहा है कि डिसऑनर हो रहा है? अच्छा ये ऑनर कब कर रहा है, ऑन ड्यू डेट या आफ्टर ड्यू डेट? भाई टाइम से पहले पैसा दे रहा है। तो जब भी अपना ड्रॉवी टाइम से पहले ऑनर करता है उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ। तो इससे पहले कि तुम कुछ भी, कुछ बुढ़ा हो गया ये वो ठीक है, आप ये याद रखो, इफ ड्रॉवी ऑनर द बिल बिफोर द ड्यू डेट। इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? अब सवाल ये उठता है सर एंट्री क्या आएगा वो बता दो, है ना? बाकी एंट्री वही है, देखो सेल होगा, एक्सेप्टेंस होगा और उसके बाद डायरेक्टली रिटायर हो जाएगा। मेरे को बताओ ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर रिटायरमेंट हो रहा है मतलब पैसा मिल रहा है ना, लक्षु कम्स इन लक्षु गोज आउट, तो कैश बैंक को डेबिट कर देने का। पैसा मिला तो कैश बैंक को डेबिट कर देना। लेकिन एक मिनट, पूरा पैसा मिलेगा 9.5 मिलेगा, 9,500 मिलेगा, तो 500 रुपए का प्रॉफिट है कि लॉस है? उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। लेकिन एक चीज समझना, रिटायरमेंट के केस में जो भी डिस्काउंट का अमाउंट होगा ना, उसके लिए रीबेट वर्ड यूज करने का। फिर से मैं बोल रहा हूं, इट इज नथिंग बट डिस्काउंट ओनली। क्या ये? डिस्काउंट। डिस्काउंट का दूसरा नाम रीबेट है। मतलब जैसा तो होता है ना, तुमको तुम्हारे घर वाले तुम्हारे नाम से बुला, जैसे मैं भी तुमको तुम्हारे नाम से बुलाऊं, डैश बोलूं, डबल डैश बोलूं, वन इन द सेम ना, वैसे ही तुम इसको डिस्काउंट बोलो, रीबेट बोलो, सब चलता है। लेकिन जस्ट टू क्रिएट अ डिफरेंस, रिटायरमेंट के केस में डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? रीबेट। डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? रीबेट। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, ये जो डिस्काउंट है हमारे लिए क्या है भाई? प्रॉफिट है क्या लॉस है? भाई हमारा तो अमाउंट कम हो रहा है, एक्सपेंस बोल लो, लॉस बोल लो, इसको डेबिट करेंगे क्रेडिट कर देंगे? अच्छा, वी आर गेटिंग दिस मनी अगेंस्ट व्हाट? तो टू बिल रिसीवर, बिल के सामने पूरा 10 आ जाएगा। ये समझा क्या? ड्रॉवी के बुक में इसी एंट्री को पलटी मार दो भाई, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लक्षु कम्स इन लक्षु गोज आउट, and he is paying for what? Bills payable debit to cash bank, bills payable account debit to cash bank। लेकिन एक मिनट, हमारे लिए रीबेट एक्सपेंस था क्योंकि हमको पैसा कम मिल रहा है, उसके लिए क्या है? इनकम में गेन है, आया ना? तो वो क्या करेगा? डेबिट के क्रेडिट। तो बोला ना, एग्जैक्ट एंट्री उल्टा उल्टा हो गया। बोलो रिटायरमेंट समझ में आया? कोई डाउट, शंका पंका कुछ भी है क्या? अब अगला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट एकदम पपलू था। अब ये रिन्यूअल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तुमको याद है थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको नोटरी पब्लिक ऑफिसर के बारे में बताया था, तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि भाई नोटरी पब्लिक ऑफिसर ने क्या किया, ड्रॉवी को नोटिस भेजा, डियर डैश पैसा भर, और उस नोटिस के बाद क्या होगा मैंने बोला था? टू बी कंटिन्यू। अब यहां से आगे की कहानी, ठीक है? ध्यान से सुनना, ये छोड़ दो ये सब क्या है, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। मेरे को बताओ, जैसे ही ड्रॉवी को एक नोटिस मिलेगा कि भैया पैसा ऐसा भरने के लिए आया है, तो आगे का प्रोसीजर, मैं तो नोटिंग चार्जेस वगैरह पे करके आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर ड्रॉवी को जरा भी अकल है तो इसको इतना तो समझ में आ जाएगा ना कि ये जो ड्रॉवर है ये लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि एक बार नोटिस भेज दिया तो मेरे पास एक प्रूफ आ गया कि हाँ भाई मैंने तो इससे पैसा डिमांड किया। जब मैं इसके ऊपर कोर्ट केस करूंगा तो भाई मेरे पास एक प्रॉपर प्रूफ होगा कि हमने पैसा डिमांड किया बट इसने पैसा नहीं दिया। तो इसको फट से ना अक्कल आ गई, तो बोला यार अरे आमिर सर तो मतलब केस वेस करने वाले, तो ये क्या करेगा? ये मेरे से फाइट करने का ट्राई करेगा कि सेटलमेंट का ट्राई करेगा?
तो ये आया मेरे पास, अरे बोले आमिर भाई मैं तो मजाक कर रहा था। क्या बोला? मैं तो पैसा देने को रेडी है, मैं पैसा देने को। अच्छा तुमको किस चीज में इंटरेस्ट है? केस करने में इंटरेस्ट है कि पैसों में इंटरेस्ट है? ऑब्वियसली केस करोगे, फालतू टाइम वेस्ट तुम्हारा भी होने वाला है, फिर भी थोड़ा नाटक करने नहीं मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा, तूने ऐसा कैसा मेरे को ना बोला, ये वो फलाना ढिमकाना करने का, बट अल्टीमेटली पैसे में इंटरेस्ट है ना। मैं बोला ला पैसा निकाल, तो बोलता सर वो तो अभी नहीं है, सेटलमेंट करने को आया है और क्या बोल रहे हैं, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, बोलने लगा, फिर अपनी दुख भरी दास्ता चालू कर दिया, सर मैं उस दिन गुस्से में आपको ना क्यों बोला, समवन स्पेशल छोड़ के चली गई, वो मेरा सब कुछ लेके भाग गई, समझ रहे हो, सब कुछ लेके भाग गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा था, और उसी दिन आप मेरे से पैसा मांगने को आ गए, तो मैं फ्रस्ट्रेशन में था, बोल के आपको ना बोल दिया। मैं बोला यार ऐसा तो नहीं चलेगा, कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। तो फिर अचानक से इसको याद आया कि इसने चाय पत्ती के डब्बे में ना एक 2100 रुपया छुपा के रखा था, और चाय ये बनाता था, वो बनाती नहीं थी, तो इसी को मालूम है ना, क्योंकि अगर उसको पता रहता वो तो ये वो चाय पत्ती का डब्बा भी लेके जाती थी। समझ में आ रहा है? तो ये बोला सर वो पैसा मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा एक मिनट, मुझे अभी फिलहाल इससे लेना कितना था टोटल? 10,000 बिल का, 100 रुपया नोटिंग चार्जेस का, कितना होता है 10,100। लेकिन इसके पास फिलहाल सिर्फ कितना है? अच्छा एक मिनट, जितना आ रहा है आने दो, इसको बोलते पार्ट पेमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मैं बोला ला दे दे बेटा, पार्ट पेमेंट कर दे, मतलब जो पेमेंट है उसका एक छोटा पार्ट तो आ रहा है ना, कुछ तो आ रहा है ना। तो मैंने 2100 ले लिया, बचा कितना? मैं बोला ये कब देगा? बोलता सर और 2 महीना चाहिए मेरे को। कितना टाइम चाहिए? मैं कुछ ना कुछ करके सर आपका पैसा अरेंज करके दे दूंगा। लेकिन एक मिनट, तुमको लगता है कि इसको भरोसा करना चाहिए? कल फिर वापस से पलटी मार दिया तो बराबर ना, कि नहीं देता ये वो फलाना ढिमकाना। और दूसरा एक और क्या, भाई मुझे इन 2 महीनों में पैसों की जरूरत पड़ गई तो समझ आया? तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सुन मैं तेरे को और 2 महीना दूंगा, बट तेरे को क्या करना पड़ेगा मालूम है? नंबर 1, 8,000 तू डिले कर रहा है ना, तेरे को भाई ड्यू डेट जा चुका है, तू 8,000 डिले कर रहा है, तो पहले तो तेरे को 8,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा? 8,000 पे। भाई बिजनेस का सिंपल रूल है, पेमेंट डिले हुआ मतलब क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे जो, अच्छा एक मिनट, इंटरेस्ट जो अमाउंट चार्ज करोगे वो टोटल अमाउंट पे चार्ज करोगे या बैलेंस अमाउंट पे? क्यों भाई? 10,100 में से 2,100 तो ये भर चुका है ना, तो बचा कितना, लेट कितना पेमेंट होने वाला है? 8। तो जो अमाउंट डिले हो रहा है बैलेंस अमाउंट है, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। उस पे से फॉर एग्जांपल 200 रुपए का इंटरेस्ट लग गया। कितने का इंटरेस्ट लग गया? 200 रुपया। अब टोटल मेरे को इससे कितना लेने का है? तो मैं इसको क्या बोलूंगा, देख बेटा मैं तेरे को 2 महीने का और टाइम दूंगा, लेकिन बदले में तेरे को वापस से एक नए बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे को अगर बीच में पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं बैंक से पैसा उठा सकता है, प्लस मैं वापस से, तूने अगर कुछ घपला किया तो फिर मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। तो मैंने एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया कि 2 मंथ्स आफ्टर डेट पे मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹8,200 ओनली, और इससे मैंने साइन करवा के ले लिया। तो देखो इस पूरी कहानी में हुआ क्या, मेरा पुराना बिल कैंसिल हो गया। पुराना बिल कैंसिल हुआ तभी तो ये सब बात हुआ ना, पुराना बिल ऑनर होता तो ये सब बात होता क्या? नहीं। तो पुराना बिल क्या हो गया? कैंसिल, मतलब डिसऑनर हो गया। पुराना बिल क्या हो गया? डिसऑनर। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इससे पार्ट पेमेंट लिया। क्या लिया? पार्ट पेमेंट लिया। और उसके अलावा मैंने इसके ऊपर और क्या चार्ज किया? इंटरेस्ट चार्ज किया। क्या लगाया? इंटरेस्ट। और फिर मैंने क्या किया, जो भी टोटल अमाउंट बनता है उसके ऊपर एक मैंने नया बिल बना दिया। तो बेसिकली दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज रिन्यूअल ऑफ बिल। तो यहाँ पे होता क्या है, पुराना बिल कैंसिल होता है और उसके बदले में नया बिल बनता है। क्या बोला? पुराना बिल, उसके बदले में क्या बनता है? इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। तो आज के बाद रिन्यूअल बोलूंगा तो समझ में आएगा। अब जब भी आप रिन्यूअल सॉल्व करने को बैठोगे ना, तो आपको 4 स्टेप में एंट्रीज पास करनी है। कितने स्टेप्स में? पहला स्टेप, जो आपका पुराना बिल है ना, उसके लिए आपको डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे को एक चीज बताओ, अगर पुराना बिल डिसऑनर होगा नहीं तो नया बिल बनेगा क्या? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? डिसऑनर और कैंसिलेशन ऑफ द ओल्ड बिल। क्या बोला? डिसऑनर और, अब तुम देखोगे मैंने डिसऑनर की एंट्री यहाँ पे लिखी नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही समझाया था। अच्छा, ड्रॉवर के बुक में जो डिसऑनर की एंट्री होती है चारों केस में अलग अलग बताया था, ड्रॉवी 2 और नोटिंग चार्जेस फर्स्ट एंड फोर्थ केस में अलग से, या वही एंट्री आने वाली है यहाँ पे। समझा कि नहीं समझा? और ड्रॉवी के बुक में तो केस में सही नहीं, वहां पे एक ही एंट्री है, बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर। तो वही सेम एंट्री यहाँ पे लिख देने का, जो मैंने डिसऑनर की एंट्री तुमको सिखाई है, इसीलिए यहाँ पे मैंने वापस से एंट्री मेंशन नहीं किया। दूसरा स्टेप होता है कि हम क्या बोलेंगे, भाई तेरे को इंटरेस्ट भी लगेगा, तो नेक्स्ट एंट्री जो आएगी ना, वो इंटरेस्ट ड्यू की आएगी। मतलब एक मिनट, ड्यू और रिसीव में फर्क समझो। रिसीव का मतलब इंटरेस्ट मिल गया, और ड्यू का मतलब होता है हम खाली दिखा रहे कि भाई हमको तेरे से इंटरेस्ट लेना है। समझ में आ रहा है? मैं दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने तेरे ऊपर इंटरेस्ट लगाया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो इंटरेस्ट है
ये मेरे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? ड्रॉवर के लिए क्या है? तो इनकम को डेबिट करने का, क्रेडिट करने का? एक्सपेंस को डेबिट करने का, इनकम को। तो ये इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, फिर से बोलो? इनकम। ये इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? इनकम। तो मैं इंटरेस्ट को क्या करूंगा? क्रेडिट। अच्छा, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है कि रिसीवेबल है? किससे लेने का है मेरे को? तो एंट्री बन गया ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एंट्री बन गया ड्रॉ टू। ये मेरा बुक हो गया। अब उस बच्चे के बुक के हिसाब से सोचो, उसके लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? तो वो इंटरेस्ट को डेबिट कर देगा, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मनी पेड है कि पेएबल है? पेएबल टू होम? टू ड्रॉवर। ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवी का नाम नहीं आता है, टू ड्रॉवर। और तुम देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, एक याद है ना, दूसरा अपने आप आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? पलटी मारने का और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, मालूम है मैंने इसे एक पार्ट पेमेंट लिया था भाई, थोड़ा चाय पत्ती के डब्बे में पैसा जो था वो मैंने लिया था ना, तो वो पार्ट पेमेंट की एंट्री दिखानी पड़ेगी। तो मेरे बताओ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लक्षु कम्स इन के गोज आउट। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट आया ना। एंड हु इज गिवर ऑफ दिस मनी? ड्रॉवी से मिला है ना, तो टू ड्रॉवी अकाउंट। और ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से लक्षु कम्स इन के गोज आउट। हु इज रिसीवर? तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आ रहा है? लास्ट पॉइंट कि भाई हमने क्या किया था, जो बचा हुआ अमाउंट था टोटल, उसके ऊपर क्या बना दिया था? न्यू बिल बनाया था ना, 8,200 का मैंने बताया था। आप उसके ऊपर अपन ने क्या बना दिया था? न्यू बिल। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब ये न्यू बिल साइन करके मेरे को देगा, तो अगेन ये बिल मेरे लिए एसेट है ना, आया ना। तो दिस एसेट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कम्स इन के गोज आउट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर देने का। समझे? मेरी बिजनेस में एक एसेट आया ना, तो बिल रिसीवेबल को डेबिट। हु इज गिवर ऑफ दिस एसेट? तो टू ड्रॉ अकाउंट। अरे ये कुछ नहीं, एक्सेप्टेंस की एंट्री जो तुमने एकदम स्टार्टिंग में नंबर 2 पे पढ़ी थी, वही है। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, ड्रॉवी के बुक में क्या होगा? वही एक्सेप्टेंस की एंट्री जो पहले पढ़ी थी सेकेंड एंट्री में, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कोनो डाउट, शंका पंका, आशंका निशंका दुशंका कुछ है क्या? तो फिर से बोलना, रिन्यूअल का मतलब क्या होता है? पुराना बिल कैंसल, उसके बदले नया बिल, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है, जैसे कि पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ड्यू, ये सब लगाना पड़ता है, ठीक है। कितने स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप, डिसऑनर ऑफ द ओल्ड बिल, डिसऑनर की एंट्री वहां से लेने का, जो मैंने पहले लिखवाई है। ड्रॉवर के बुक में केस के अकॉर्डिंग, ड्रॉवी के बुक में कॉमन एंट्री। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? इंटरेस्ट ड्यू, है ना। तो इंटरेस्ट ड्यू ड्रॉवर के लिए इनकम है, ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस है, इतना याद रखना। फिर होता है पार्ट पेमेंट, और उसके बाद बनता है नया बिल। मेरे को बताओ, ये चारों स्टेप अच्छे से क्लियर है? नो डाउट? पक्का? ये होता है रिन्यूअल खत्म। अब इसी कहानी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते, लास्ट कॉन्सेप्ट भी खत्म करते हैं आज, ठीक है। सुनना ध्यान से भाई, तुमने नया बिल बना दिया, नया बिल बना दिया, कितने महीने के लिए मालूम है? 2 महीने का टाइम मांगा था। उन 2 महीनों के बीच में हमारा ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया। जिनको नहीं नहीं मैं बताते इससे पहले तुम कुछ और बोलो, मर गया, भाग गया, नहीं रे बेटा, क्या होता है समझाता हूं। इंसॉल्वेंट का मतलब है हमारा ड्रॉवी कंगाल हो गया। और कंगाल कैसे होते हैं वो भी मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। आप सपोज अपना ड्रॉवी है, इसको इन 2 महीनों के बीच में एक समवन स्पेशल मिल गई, फिर से दूसरी। अरे देखो क्या लगा था, ये 2 महीने में जो मेरे को पैसा देने वाला था, कैसे देने वाला था? अमीर होने वाला था शादी करके, ठीक है। अब हुआ क्या मालूम है? अगेन जो मतलब समवन स्पेशल मिली, अगेन बहुत पैसे वाली अमीर है ना, ठीक है। तो उसको इंप्रेस करने के चक्कर में ना भाई साहब उधार पे उधार और लेने लग गए। मैंने बताया था ना, ये छोटी मोटी जगह पे इंप्रेस करने जाते ही नहीं है, ये सीधा मतलब 5 स्टार होटल, घूमने का है तो मतलब कहाँ जा रहे? कुल्लू में मनाली करने जा रहे, है ना, दुबई घूमने को जा रहे, कभी इधर कभी उधर, फलाना, मतलब बड़ी बड़ी जगह पे। और पैसा खुद के पास है ही नहीं, इससे उधार लिया, उससे उधार लिया, उससे उधार लिया, सबसे उधार ले लेके घूमने को जा रहे। समझने की कोशिश करो। तुम लोग जितने लोग बैठे हो ना, सबसे, अरे तू तो मेरी बहन है ना, बोले ऐसा करके, तू तो मेरी दोस्त है ना, तू तो मेरा दोस्त है ना, ऐसा करके उन लोगों को फुल बाटली में, और उन लोगों को लालच देता था कि मैं ना ये पैसा लेके बिजनेस में लगा रहा हूँ, और फिर तुम लोग को क्या करूंगा मालूम है? थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ा के दूंगा। और तुम लोग भी लालची, तुम लोग भी पैसा दे देते थे, है ना, कि हाँ चलो 5 लाख के बदले मेरे को 6 लाख 7 लाख मिल जाएगा, ऐसा सोच के तुमने पैसा दिया, 5 लाख दिया, बट वो 5 लाख से वो भाई साहब क्या करे? दुबई घूम के आ गए, ठीक है। अच्छा, इसका प्लानिंग क्या था मालूम है? ये भी मतलब कच्चा खिलाड़ी नहीं है, ये सोच रहा था इस बार तो पक्का मेरी शादी हो जाएगी, मैं अमीर हो जाऊंगा, और सबका पैसा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे दूंगा, सब लोग खुश हो जाएंगे, मैं भी, मेरी भी जिंदगी सेट हो जाएगी, बरोबर ना। लेकिन हुआ क्या, वो दीदी इसको छोड़ के वापस से दूसरे शादी करके युगांडा शिफ्ट हो गए।
उसके दोस्त के साथ, वो अरमान है ना, उसके साथ शिफ्ट हो गया, ठीक है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, है ना, जो भी है। अब मेरे को एक चीज बताओ, इस कहानी में फंसा कौन? क्योंकि देखो इसने क्या किया, उधार ले लेके खर्चा करते गया। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से भी कनेक्ट करो। तुम उधार ले लेके अगर खर्चा करते चले जाओगे तो एक दिन तो तुम फंसोगे, बराबर ना? क्योंकि अब क्या होगा भाई, तुम लोग तो इससे पैसा मांगोगे, बट इसके पास जहां से पैसा आने वाला था वो डोरी बंद हो गया ना, वो अमीर तो कोई और हो गया। समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट इसने किया, रिटर्न तो किसी और को मिल गया, है ना, फायदा किसी और का हो गया, तो ये बेचारा तो फंस गया। अब ये एक दिन बैठा, चलो बोले हिसाब किताब करते, तो इसने चेक किया कि मैंने टोटल उधार कितना लिया है। तो इसको पता चला इसके सर पे टोटल है ना 50 लाख का उधार है। कितने का उधार है? 50 लाख का उधार है। अच्छा एक मिनट, कोई बात नहीं ना भाई, तुमको उधार अगर चुकाना है तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, या तो एसेट होना चाहिए भाई, एसेट बेच के भी तो उधार चुकाया जा सकता है ना, कैसे नो? तो इसने चेक किया कि इसके पास एसेट कितना है, प्रॉपर्टी कितना है, ये सब चेक किया। इसके पास है ना पूरे के पूरे कितना प्रॉपर्टी है मालूम है? 5 लाख का प्रॉपर्टी है। एक मिनट, कर्जा कितना है, प्रॉपर्टी कितने की है? तो मुझे बताओ, क्या ऐसा बंदा सब कुछ बेच के भी अपना उधार चुका सकता है? ऐसे बंदे को इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? जो बंदा अपना उधार चुका नहीं सकता, कंगाल हो चुका है, वो दिवाला निकल गया उसका, ठीक है। अब देखो इधर भी ना एक प्रोसीजर होता है, मतलब ऐसा सीन कैसा मालूम है, तुमको पैसा दे नहीं सकता, तुमको पता चल गया कि तुमको सबको तुमको मामू बनाया, इसने डैश बनाया, बिजनेस बोल बोल के पैसा कहीं और लगाता, तो तुम तो इसको धुलाई कर दोगे, है कि नहीं, बराबर ना? तो इसके पास भी एक तरीका, ये क्या करेगा, कोर्ट में जाके बोलेगा कि कोर्ट काइंडली डिक्लेयर मी इंसॉल्वेंट। अब कोर्ट भी ऐसा शक्ल देख के इंसॉल्वेंट गरीब दिख रहा है, चलो इंसॉल्वेंट नहीं, कोर्ट पूरा वेरीफाई करेगा, और उसमें अगर ये फंस गया कि इस मतलब ऐसा कुछ प्रूफ मिल गया कि ये सबको एड़ा बनाया है, फ्रॉड किया है, तो इसको जेल भी हो सकता है। बट ये भाई साहब बहुत टैलेंटेड, इसने क्या दिखाया कि मैंने बिजनेस में पैसा लगाया बट बिजनेस डूब गया, बिजनेस में पैसा लगाया बट बिजनेस डूब गया, ठीक है, 2 मिनट में, ठीक है, और बिजनेस क्या हुआ भाई, डूब गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि भाई बिजनेस अगर डूब गया तो कोर्ट बोलेगा नहीं ये तो भाई जेन्युइन बंदा है, कोर्ट को ऐसा लग रहा है, जबकि ये है बहुत बड़ा डैश आदमी, लेकिन कोर्ट में ऐसा प्रूव कर दिया कि भाई मैं जेन्युइनली ट्राई कर रहा था बट पैसा डूब चुका है। तो कोर्ट क्या करेगा, इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा। तो अब अगर कोर्ट ने इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, मारम पीटी नहीं कर सकते, अगर किया तो तुम्हारा रहना पीना खाना सब फ्री हो जाएगा, ऐसा लाइनिंग वाला कपड़ा भी मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? सही बोलते हैं, वाह, एक मिनट सही है, एक मिनट पॉइंट समझा कि नहीं समझा, ठीक है। लेकिन एक चीज समझो, तुम पूछ मत, वाओ दिस इज नाइस आइडिया, हम लोग ऐसे ही करेंगे, नहीं बेटा, कोर्ट क्या करेगा मालूम है, इसको भी नहीं छोड़ेगा। कोर्ट क्या करेगा, इसका जो भी पहला तो अगर ये फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया कि जानबूझ के ऐसा कुछ किया है इसने, तो ये तो अंदर जाएगा। दूसरा, अगर सपोज ये जेन्युइन बंदा है तो कोर्ट फिर भी क्या करेगा, इसका सारा प्रॉपर्टी खुद कॉन्फिस्केट कर लेगा, मतलब जब्त कर लेगा, और कोर्ट उसका नीलामी कर देगा, ऑक्शन कर देगा, और ऑक्शन करके जो भी पैसा मिलेगा ना वो कोर्ट रख के एंजॉय नहीं करेगा पार्टी, ये नहीं, कोर्ट क्या करेगा मालूम है, कोर्ट जो जिससे जिससे इसने उधार लिया है ना उन सबको थोड़ा थोड़ा पैसा वापस करेगा। अभी अगर परसेंटेज में बात करूं, इसके सर पे कर्जा कितना था, 50 लाख, इसके पास प्रॉपर्टी कितना था, अगर तुम परसेंटेज की बात करोगे तो सिर्फ 10% का कलेक्शन है। कितने का कलेक्शन है? तो कोर्ट क्या करेगा, सबको 10% रिटर्न करेगा। अब यही अगर कोर्ट के पास 50% पैसा आ गया, सपोज 50 लाख का लाइबिलिटी है और 25 लाख का असेट है, तो 25 लाख का असेट बेच के कोर्ट के पास 25% मतलब 25 लाख आ गया, तो कितना परसेंटेज, आधा पैसा आ गया, 50% आ गया। तो कोर्ट क्या करेगा, जिस खुद नहीं रखेगा, जिससे जिससे इसने उधार लिया सबको 50-50% रिटर्न करेगा। जस्ट इमेजिन करो, दीदी से इसने 5 लाख लिया है, तो दीदी को कितना रिटर्न देगा? ये वाली दीदी को सपोज इसने 10,000 रुपया लिया है, तो इसको कितना मिलेगा? समझ में आ रहा है? सपोज लुबना से इसने 100 रुपया लिया है, तो लुबना को कितना मिलेगा? किसी को नहीं छोड़ा, 100-200 जिससे जो मिलता है। अच्छा अब एक पॉइंट सुनो, अब इसी को अपनी स्टोरी से कनेक्ट करो कि हमने नया बिल कितने का बनाया था, है ना भाई, उसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, बिल का पैसा तो नहीं मिलेगा 8,200, लेकिन एक मिनट, जब कोर्ट रिकवरी करके देगा तो कितना मिलेगा? पूरा मिलेगा कि हाफ मिलेगा? दैट इज कॉल्ड एज फाइनल सेटलमेंट। क्या बोलते हैं उसको? तो पहला मेरे को बताओ, इंसॉल्वेंसी का मतलब समझ में आया? अब जब भी आपका ड्रॉवी इंसॉल्वेंट होता है, ये रिन्यूअल में कितने स्टेप्स थे? इधर 2 ही है, और इसमें से भी पहला स्टेप तुमको पहले से आता है, क्या मालूम है? डिसऑनर।
भाई ऑब्वियसली पहले तो तुमने जो बिल बनाया था उसको कैंसिल करना पड़ेगा ना, उसका पैसा तो नहीं मिल रहा है ना पूरा अमाउंट, ये समझा कि नहीं समझा, दूसरा बिल भी कैंसिल, डिसऑनर हो गया, तो वही एंट्री उठाना जो मैंने पहले सिखाया, ठीक है। और जो फाइनल एंट्री आएगा दैट इज फॉर द फाइनल सेटलमेंट, किसके लिए आएगा, फाइनल सेटलमेंट में पता है ना, कोर्ट बेच बाज के मेरे को पैसा देगा, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो लक्षु कम्स इन लक्षु गोज आउट, भाई आधा पैसा मिला ना, तो लक्षु कम्स इन तो कैश बैंक डेबिट करने का, ये बट आधा मिला ना, बाकी का आधा नहीं मिला, डूब गया, उसको बोलने का बैड डेट्स, जो पैसा डूब गया ना, जो पैसा नहीं मिलने वाला है उसको क्या बोलने का, मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस को डेबिट करने का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, फिर से बोल रहा हूँ, एक्सपेंस लॉस को क्या करने का, इनकम गेन को क्या करने का, तो क्यों डेबिट किया ये क्लियर है। अच्छा अमाउंट के साथ बात करूं तो आधा अमाउंट कैश में आएगा, आधा अमाउंट बैड डेट्स में आएगा, हु इज गिवर ऑफ दिस मनी एंड दिस लॉस, कोर्ट ने, अभी फिलहाल अल्टीमेटली वो किसके, उसके पास से ही आ रहा है ना, तो टू ड्रॉवी सर उसका अकाउंट सेटल करेंगे ना हम लोग, ड्रॉवी का अकाउंट सेटल करेंगे, ये समझा कि नहीं समझा ये चीज, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। अब ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, अच्छा ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैसा दे रहा है, तो लक्षु कम्स इन लक्षु गोज आउट, हु इज रिसीवर, तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, यानी कि ड्रॉवर का अकाउंट ये सेटल कर रहा है, कितने से सेटल कर रहा है भाई, पूरा अमाउंट लिख देगा 8,200, लेकिन ये पे कितना करेगा, पूरा पे करेगा क्या आधा, तो टू कैश बैंक में हाफ अमाउंट आएगा, और बाकी के लिए, बाकी का आधा अमाउंट इसने पे किया कि नहीं किया, तो बैड डेट्स लिखेंगे, भाई बैड डेट्स हमारा है उसका थोड़ी ना है, ये क्या करेगा मालूम है, बैड डेट्स के बदले वर्ड यूज करेगा डेफिशिएंसी, क्या वर्ड यूज करेगा, देखो मतलब समझो इसका, भाई देखो इसको ड्रॉवर को एग्जांपल ले रहा हूं 10,000 देना था, कितना देना था, इसने पे आधा ही किया यानी कि 5,000 पे किया, तो बाकी का आधा पे कर पाया कि नहीं कर पाया, क्यों नहीं पे कर पाया, बिकॉज ऑफ कड़की, कड़की कड़की मतलब कमी है, उसी को डेफिशिएंसी बोलते हैं कि भैया नहीं, इतना अमाउंट में पे ही नहीं कर सकता, खत्म।